हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस पॉलिटी के सीरीज़ में आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 10 मिनट में विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जैसा आपको पता है कि जो लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन में फंडामेंटल ड्यूटी हमारे चैप्टर नंबर 9 में दिया हुआ है। तो आइए बिना देरी किए फंडामेंटल ड्यूटी को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा सिटीजन का जो राइट्स होता है, जो ड्यूटी होता है, दोनों को रिलेटेड है और इनसेपरेबल है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी 1976 में और फिर जाके हमारा जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ संविधान में और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4A में ऐड किया गया आर्टिकल 51A में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर जाके 2002 में 86th अमेंडमेंट हुआ और जाके एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया। तो फिर जो 1976 में अमेंड करके जो ऐड किया गया 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे और 86 में एक और ऐड किया गया, टोटल 11 हो गए। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो लिया गया हमारे यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितने भी यूएसए है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वो सब में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। जनरली जो सोशलिस्ट कंट्री होते हैं वहीं पे फंडामेंटल ड्यूटी होता है। जैसे यूएसएसआर है, इंडिया भी सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करता है, तो हम लोग का भी फंडामेंटल ड्यूटी है। स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, ये इमरजेंसी के टाइम का जो लूप होल्स था उसको देखरेख करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट करके हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिए। उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, उसको हम लोग मान लिए और कुछ को हम लोग नहीं माने। तो क्या क्या नहीं माने वो पूछ सकता है। एक है कि ड्यूटी जो है हम लोग का टैक्स पे करने का, वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपको इनकम टैक्स के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं है। दूसरा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटी को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट उसको नहीं किया है। अभी कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए पनिशमेंट क्राइम होगा। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह भी बोला था कि कोई कानून अगर बना दें, फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो कोई नहीं करता है, तो जो पनिशमेंट होगा उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो उसको भी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। तो ये जो 3 प्रोविजंस हैं कि टैक्स नहीं देना और पनिशमेंट का प्रोविज़न और पनिशमेंट को चैलेंज करने का प्रोविज़न, ये सब अभी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूडेड नहीं है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल 51A में लिखा हुआ है, जो इस तरह से है कि हम लोग अपने को कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उसका आइडियल्स है, नेशनल एंथम, फ्लैग, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। फिर जो हमारा नोबल आइडियल्स है, सत्याग्रह है, ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, उसको हम लोग चेरिश करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो जो आज़ादी के अमृत महोत्सव, और फिर जो है आज़ादी के जो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, है ना, 2 अक्टूबर को करते हैं। सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, जो सुई है उसको हम लोग सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, उसको अपहोल्ड, प्रोटेक्ट करना। उसी तरह कंट्री को कभी भी जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग मदद करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसलिए कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने मदद किया देश को। उसके बाद भाईचारा बनाना, रिलीजियस हार्मनी मेंटेन करना, लिंग्विस्टिक हार्मनी मेंटेन करना, और समाज में अलग अलग जो डाइवर्सिटी है उसको भी अच्छे से बिना भेदभाव के रहना। साथ ही साथ महिला का जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना जो उसको डेरोगेटरी है, जो महिला के लिए ख़राब है। उसी तरह भारत का जो कंपोजिट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना। इन्वायरमेंट, नेशनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जिसमें नदी नाला पहाड़ पर्वत आएंगे। उसी तरह साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, मानवतावाद को करना, इंक्वायरी और रिफॉर्म करना, मतलब किसी चीज़ को सोचना, जांचना, परखना, उसको डेवलप करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। वायलेंस को नहीं करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद इंडिविजुअल को स्ट्राइव करना एक्सीलेंस के लिए, मतलब सभी चीज़ में अच्छा होना, उसको, वो भी हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद ये जो इतने ए से लेके जो जे तक जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। फिर जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, फिर हम लोग एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए, जहाँ पे पेरेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन देंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है। फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का? कुछ फंडामेंटल ड्यूटी मोरल है, मतलब जो खुद से आता है, यार करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो ख़राब लगेगा आत्मा को।
जैसे है कि अपने का जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, जो अपना नेशनल फ्रीडम में जो आइडियल्स है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, पटेल, उनके बारे में सोचना, उनको रिस्पेक्ट करना। और दूसरा कुछ सिविक ड्यूटी हैं जो आप सिटीजन हैं तो इसलिए आपको करना है, जैसे नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करना, अच्छे से गाना, नेशनल फ्लैग को करना, है ना। उसी तरह कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हम लोग को इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, माइथोलॉजी के बारे में, रिलीजन, ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया देता है। फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए है, ठीक है। फंडामेंटल जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को करना है, सिटीजन के लिए है, और कुछ फंडामेंटल है सिटीजन प्लस फॉरेनर, सबके लिए है। ये मैं पढ़ाऊँगा कि कौन सा सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट है, कौन दोनों के लिए है, ठीक है। कुछ लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ये आपको ध्यान देना है, उसमें फॉरेनर्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। फॉरेनर को नहीं करना है वो सब। फिर देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जैसा ही ये नॉन जस्टिसिएबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे कि प्रिएम्बल भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटी में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते उसको इन्फोर्स करने के लिए, ठीक, ये ध्यान देना है। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करवाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करवाने के लिए कोई कानून बना देगी, फिर आपको मानना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है और फिर आपको मानना पड़ेगा, और उस कानून में जो जो प्रावधान होंगे पनिशमेंट का वो सब आपको करना पड़ेगा। एज सच अगर देखेंगे तो कोई नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के उसको लागू करवा सकती है। जैसे हम लोग को अपना जो झंडा है, अपना जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसको रिस्पेक्ट करना है। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि एक लड़का जो है अपना जो हम लोग का नेशनल एंथम है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, तो उसको जो है कि जेल हुआ और उसको मतलब पनिशमेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ऑनर करने का एक एक्ट है, प्रोविजंस प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट, रिस्पेक्ट करना है, तो उस एक्ट के तहत उसमें पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके क्रिटिसिज्म है। क्या क्या क्रिटिसिज्म है? ये बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये नॉन एग्जॉस्टिव है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ शामिल नहीं है। जैसे वोटिंग को लेके कोई अपना जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टैक्स को लेके नहीं है, फैमिली प्लानिंग को लेके नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद जो है कुछ फंडामेंटल ड्यूटी वेग है। अब बोला जाता है साइंटिफिक टेम्पर, तो साइंटिफिक टेम्पर क्या है, डिफाइन नहीं है। उसी तरह कंपोजिट कल्चर डिफाइन नहीं है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, तो फिर देने से क्या मतलब है, ठीक है, इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं ये सुपरफ्लुअस है, इसमें तो चूँकि लागू करवाने का तो प्रावधान है, लेकिन डायरेक्टली तो इन्फोर्सेबल नहीं है, तो फिर देने से क्या फ़ायदा, ऐसा भी क्रिटिक्स लोग बोला जाता है, ठीक। और कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि यार ये अगर इम्पोर्टेंट होता तो पार्ट 4 में रहता, क्योंकि पार्ट 3 अगर फंडामेंटल राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 के बाद क्या आता है, पार्ट 4, तो पार्ट 4 में होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन पार्ट 4A में दिए, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसा किसका मानना है, क्रिटिक्स का मानना, मेरा मानना नहीं है। पार्ट 4 में भी अभी प्रेजेंट में क्या है, DPSP, ठीक है, और पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी अगर इंपॉर्टेंट होता तो फंडामेंटल राइट के जस्ट बाद पार्ट 4 में आता, लेकिन ये पार्ट 4A में है, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का, तो ये सिटीजन को रिमाइंडर करता है कि चूँकि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भी कुछ समाज के प्रति, देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, ये एंटी नेशनल जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी चीज़, जैसे झंडा को जलाना वलाना, डिसरिस्पेक्ट करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसके अगेंस्ट वार्निंग देता है ये। उसी तरह ये भारत के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि आपको डिसिप्लिन और कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस फंडामेंटल ड्यूटी को ध्यान में रख के किसी भी कानून का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को मेंटेन कर जान सकता है। कि मान लीजिए कोई कानून है और वो सुप्रीम कोर्ट को जानना है कि ये कानून वैध है या अवैध है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी को सहारा लेके उस कानून का इंटरप्रेट करके वो डिसीजन दे सकता है, ठीक। उसके बाद जैसे बोला भी गया है, मान लो कोई कानून है, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को हनन करता है, लेकिन उससे हम फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो भी वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, ये बोला गया है। समझ में आया? फिर से बता दे रहा हूँ। कोई कानून बनाया एक्स कानून से आर्टिकल 14 जो हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 19 दोनों फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू इक्वालिटी है, ये फ्रीडम है, तो ये अगर ये क्या हो रहा है, इसको हनन हो रहा है, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप एक्स कानून से फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि ये कानून क्या है, वैध है।
हालांकि ये 14 और 19 को वायलेट कर रहा है फिर भी, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको। पार्लियामेंट चाहे तो इसको कानून बना के इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अच्छा, ये सब आपका हो गया, इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखिए वर्मा कमेटी जो क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी को देखने के लिए बनाया गया था 1999 में। तो वो बोला कि भले फंडामेंटल ड्यूटी डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाए जिसके आधार पे ये पता चलता है कि फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे हमारे पास UAP है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अगर आप कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कोई है और अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है तो वो हम लोग उसको बैन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, जिसके राइट्स एक्ट। अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट, तो भी आपको वो पनिशमेंट मिल सकता है। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। अगर कोई नेता MLA अगर धर्म के जाति के आधार पे अगर समाज में इनिमिटी, अगर भेदभाव या गुस्सा पैदा करता है तो भी उसको डिस्क्वालिफिकेशन दिया जा सकता है। हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत इलीगल जो ट्रेड होता है स्पीसीज का, उसको बैंड है। हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, जिसके तहत फॉरेस्ट को हम लोग नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आप देखिए जितना भी ये सब चीज़ है, वाइल्ड लाइफ को है, इन्वायरमेंट को है, भेदभाव को ख़त्म करना है, कम्युनल चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नेशनल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट और रिलीजन के आधार पे आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, और इसके लिए हमारे पास इतने ये सारे चीज़ कानून है, ठीक है। तो कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट फंडामेंटल ड्यूटी को किया जा सकता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उसी तरह हमारे पास नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का है, जो ये बोलता है कि हमारा अपने संविधान को और झंडे को और जो है राष्ट्रगान को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी भी था। उसी प्रकार हम लोग को बहुत सारे क्रिमिनल कानून हैं जो पनिशमेंट देता है कि आप अगर गुस्सा पैदा या नफ़रत पैदा करते हैं अलग अलग धर्म जाति में, तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने 10-12 मिनट में ख़त्म कर दिया। इसको आप बस एक बार रीड कर लीजिए, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, उसको ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल 0IS, और अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हम लोग साथ में मिल के UPSC प्रीलिम्स 2023 को क्रैक करेंगे, ये आपका मेरे से प्रॉमिस है। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना जो है लेक्चर ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय।